दोस्तों, मैंने दोस्त सर आपका एग्जाम सिलेक्शन पॉइंट पे एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था के बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आया था और आपको बताया था। आज उसी चैप्टर से कुछ और क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उनको आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ये क्या है? इस विश्व में प्रत्येक वस्तु किस सामग्री से बनी होती है? तो हमें पता है कि जो भी वस्तुएं होती हैं वो सब किसकी बनी होती हैं, तो याद रखिएगा वे सब किसकी बनी है? पदार्थ की। किसकी बनी है बच्चों? पदार्थ की। तो ध्यान दीजिएगा, सारी वस्तुएं किसकी बनी होती हैं? पदार्थ की। आप ये भी जानते हैं पदार्थ के अगर हम स्टेट की बात करते हैं कि यह कितने स्टेट में होता है, तो वैसे जो हम प्रॉपरली पढ़ते हैं वह 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? पहला हमारा क्या होता है? तो सॉलिड स्टेट। क्या होता है? सॉलिड। दूसरा हमारे पास क्या होगा? तो ये हमारे पास होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। ठीक है। और जो हमारे पास थर्ड होता है, ये क्या है? गैस। क्या होता है? ये गैस। ठीक है। तो इन तीनों को आप अभी याद रखिएगा। अभी मैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। ठीक है। तो आइए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण, जो पदार्थ के कण होते हैं वह निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें कैसी ऊर्जा पाई जाती है? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें पता है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे गतिशील की बात कहा है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? गतिशील। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें एनर्जी, जो ध्यान दीजिएगा जो गति के द्वारा एनर्जी जनरेट होती है, किसके द्वारा बच्चों? गति के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है उसके? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो अगर कोई भी कण है वह अगर गति कर रहा है, अगर कोई भी कण गति कर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो आप बता सकते हैं उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने यहाँ कहा कि गतिज ऊर्जा इनमें है जिसके कारण वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको स्टेट के बारे में बताया, तो जो सॉलिड स्टेट होता है इसमें आप देखेंगे कि जो कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। तो इनमें जो गति देखने को मिलती है वह आपकी कौन होती है? तो ये याद रखिएगा, इनमें क्या होता है? कंपन गति होती है। क्या होती है? कंपन गति। यानी इनके जो कण होते हैं वो क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं। तो इनमें कंपन गति पाई जाती है। लेकिन अगर यहीं पे हम लिक्विड यानी जल अवस्था की यानी द्रव अवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो उसके जो कण होते हैं वह क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इसमें क्या होगी? गति करते रहते हैं। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा तो इसमें भी है। ठीक है, क्योंकि ये कंपन कर रहे हैं तो इसमें भी गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। और जो आपके अदर स्टेट होते हैं यानी लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इसमें भी क्या होती है? गति होती है। लेकिन यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन अणुओं के बीच, ये जो अणु हैं यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? तो याद रखिएगा, इन अणुओं के बीच जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों अंतः आणविक बल। क्या बोलते हैं? अंतः आणविक बल। ठीक है ना, यानी इंटर मॉलिकुलर फोर्स पाया जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या करते हैं, थोड़ा सा इनमें अगर हम बात करें सॉलिड में अगर हम बात करें तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होता है यानी अंतः आणविक बल जो होता है वह अत्यधिक होता है, जिसके कारण इनके जो कण होते हैं वह अपनी अवस्था पर ही क्या करते हैं? कंपन करते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों आप, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नमक, चीनी व पोटेशियम परमैंगनेट के कारण, सॉरी, जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण होते हैं समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं, इसका कारण बताएं। ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनके जो कण होते हैं, इन कणों के बीच क्या होता है? स्पेस होता है बच्चों। कणों के बीच क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है। तो कणों के बीच यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच जो स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं अंतः आणविक स्थान, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इंटरमॉलिकुलर स्पेस। तो यह जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है यानी कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, इसी कारण नमक, चीनी और आपका पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण होते हैं वह समान रूप से क्या होते हैं? वितरित हो जाते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है, वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसा होगा? अब यहाँ पे अगर हम वाष्पीकरण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? वाष्पीकरण की। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे अगर गति जो है ज़्यादा होती है, किसकी? वायु की। वायु में क्या होता है बच्चों? अगर ज़्यादा वृद्धि होती है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब गति ज़्यादा होती है तो उस समय क्या होता है कि वाष्पीकरण के बारे में पहले समझिएगा यहाँ पे कि वाष्पीकरण है क्या। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या करते हैं
किसी भी लिक्विड को यानी कोई भी द्रव है, अगर उसे हम क्या कर दें बच्चों, अगर उसको हम हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर देते हैं, यानी अगर उसको हम गर्म करते हैं, तो अगर जब उसे हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या करता है, उबलने लगता है, क्या होता है, वो बॉयल होने लगता है, नहीं उबलने लगता है। तो उसमें से क्या होता है कि भाप यानी वेपर फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण होना। क्या होता है, वाष्पीकरण। तो आप कभी ध्यान दीजिएगा कि अगर हवाएं तेज होती हैं तो कपड़े जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। कपड़े हमारे क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। अगर हवा स्लो चल रही है यानी हवा चल ही ना रहा हो ज़्यादा, तो आप देखिए कपड़े को टाइम लगता है सूखने में। तो इसका मतलब ये है कि अगर गति में वृद्धि होती है हवा के, यानी वायु के गति में अगर वृद्धि होती है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वाष्पीकरण जो होता है वो क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। वो क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। यानी वाष्पीकरण, ध्यान दीजिएगा कि आप कह सकते हैं कि यह कैसे निर्भर करता है, हवा की चाल पे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। जैसे आप देखिए सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, तो उस समय क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें गर्मियों में, तो गर्मियों में क्या होता है, हमारा वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। चलिए आइए बच्चों अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा गर्मियों में जो होता है ना, हमें ऐसे कपड़े को पहनना चाहिए जिससे क्या हो, वाष्पीकरण हो सके। क्या हो सके, वाष्पीकरण हो सके। क्योंकि आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जो मटके होते हैं, जो क्या होते हैं मटके, इनमें क्या होता है, वाष्पन होता है। और वाष्पन होने के कारण क्या होते हैं, इनका पानी जो होता है ठंडा रहता है। कैसा रहता है बच्चों, ठंडा रहता है। तो उसी तरह से गर्मियों में अगर हम सूती वस्त्र को पहनते हैं, कैसे वस्त्र को अगर हम पहनते हैं, सूती वस्त्र को, तो क्या होगा, उस समय हमको गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। तो इसलिए गर्मियों में याद रखिएगा किस तरह के वस्त्र को पहनना चाहिए, तो सूती वस्त्र पहनने चाहिए। चलिए अगला देखिए बच्चों क्या कह रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, याद होगा अगर आप लोगों को, तो मैंने एक बताया था ऊर्ध्वपातन। क्या बताया था मैंने बच्चों आपको, ऊर्ध्वपातन। ये जो ऊर्ध्वपातन होता है ये क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ठोस है, अगर हमारे पास कोई ठोस है और इसको हम क्या कर दें, गर्म कर दें, तो यह जो इंटरमीडिएट स्टेट होता है, यानी जो हमारी जल अवस्था होती है, उसमें न परिवर्तित होकर यह डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में। किस में परिवर्तित हो जाए अगर यह गैस में, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है आगे चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आप कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 डिग्री सेल्सियस, यानी जो 1 डिग्री सेल्सियस होता है यह कितने केल्विन के बराबर होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये कितने बराबर होता है, 273 केल्विन के क्या होता है, बराबर होता है। कितने केल्विन के बराबर होगा, 273 केल्विन। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस को हमको किस में बदलना है, केल्विन में। तो इसमें आपको क्या करना है कि प्लस क्या कर देना है, 273 केल्विन। तो ये किस में बदल जाएगा, केल्विन में। तो यह टोटल कितना हो जाएगा आपको अगर हम बात करें, तो यह हो जाएगा यानी 100 प्लस 273 टोटल हो जाएगा आपका 373। कितना हो जाएगा यह, 373। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन जो होगा यह क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि 373 केल्विन, क्या है, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों की ऊर्जा पानी के कणों की ऊर्जा से कैसी होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो भाप होता है, कभी आप देखिएगा आप खाना वाना बनाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो भाप निकलता है उसमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है बच्चों, उसमें गुप्त ऊष्मा। जो भाप आता है उसमें क्या, जैसे रोटी होती है, रोटी के अंदर जो ऊष्मा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा, यानी लेटेंट हीट। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील के होने के कारण इसमें क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए जो भाप होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अत्यधिक होती है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए बच्चों यहाँ पे, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं। अब आप यहाँ समझिएगा, कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या हो, उबलने लगता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बच्चों, वो आपका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। क्या कहलाता है वो, क्वथनांक, यानी उसे हम क्या कह देते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है याद रखिएगा, क्वथनांक का मतलब क्या होगा, आप जरा सोचिए यहाँ पे। क्वथनांक का मतलब ये होता है कि अगर हमारा कोई भी वायुमंडलीय दाब है और उसको हम द्रव को क्या करें, हीट करें, और वह द्रव जो होता है अगर उबलना स्टार्ट कर देता है तो वह आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है बच्चों। क्या कहलाएगा वो, क्वथनांक। ठीक है आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा, क्या कहलाती है, संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस के गलने की प्रक्रिया में, ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक बर्फ की बात करते हैं, किसकी हम बात करें, बर्फ की, तो अगर आप कभी देखिएगा जो बर्फ होता है, अगर यह जिस टेम्परेचर पे यानी जिस तापमान पर यह पिघलना स्टार्ट कर दे, क्या कर दे बच्चों, यह पिघलना यानी यह गलने लगे, क्या होने लगे, गलने लगे, यानी मेल्ट होने लगे, क्या होने लगे, मेल्ट होने लगे, तो इसका तापमान जो होता है वह कभी भी बदलता नहीं है, यानी वह हमेशा क्या बना रहेगा बच्चों, समान बना रहता है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए कि अभी आपको क्या करिए, पानी को उबालने लगिए और जिस तापमान पर पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी वह जिस पे वह भाप यानी वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट होता है, उसके बाद आप कितना भी इसको टेम्परेचर दीजिए, उस पानी के यानी जल के तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह वही बना रहता है। इसी को बच्चों याद रखिएगा। तो ठोस के गलन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें तापमान जो होता है वह हमेशा क्या बना रहता है, समान बना रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना, किसी तरह के वृद्धि दर्शाए बिना ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वह बर्फ क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और उसके ऊष्मा को यानी ये जो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, इसी के बच्चों हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही बच्चों क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है संलग्न किसे कहते हैं, क्या कह रहा है, संलग्न किसे कहते हैं, ठीक ना। तो अगर संलग्न किसे कहते हैं यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन, क्या बात करें यहाँ पे हम, ठोस से द्रव में जो परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संलग्न कहा जाता है। यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन ये क्या कहलाता है, आपका संलग्न कहलाता है। चलिए आगे आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तापमान बढ़ने पर क्या होता है बच्चों, तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव यानी जल में किस वजह से परिवर्तित होता है। ठीक है, कह रहा है तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में किस वजह से परिवर्तित होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब तापमान बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ता है तो जो बर्फ होता है उनके अणुओं में क्या होता है बच्चों, गतिज ऊर्जा आ जाती है। क्या आ जाती है, गतिज ऊर्जा। तो उनके अणुओं में गतिज ऊर्जा आने के कारण यह बर्फ क्या करता है, पिघल जाता है, और वो किस अवस्था में आ जाता है, किस अवस्था में आ जाएगा, तो जल अवस्था यानी द्रव अवस्था में आ जाता है। तो यानी इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा बढ़ी तो उसमें क्या हो गया कि उनके जो कण थे यानी जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो जब गति करने लगेंगे तो उनमें क्या होगा कि वह जल अवस्था यानी द्रव अवस्था में आ जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है बच्चों। तो आप जानते भी हैं सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या होता है इसको बच्चों कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या कहा जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा कि जो सीएनजी होता है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो इसे जरूर आप याद रखिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी, क्या लिखा है बच्चों, एलपीजी। तो एलपीजी का पूरा रूप पूछ रहा है। तो जैसे आप जानते हैं ये क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जो होती है, आप जानते हैं जो खाना ना बनाते हैं यह उसी में यूज किया जाता है। तो आपसे यह पूछ सकता है कि यह किसका मिक्सचर होता है बच्चों, क्या पूछ सकता है आपसे, यह किसका मिक्सचर होता है। तो याद रखिएगा कि यह जो होता है, आप अगर मिक्सचर पूछता है कि यह किसका मिक्सचर होता है, तो यह प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है बच्चों, यह मिक्सचर होता है। किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन, किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब प्रोपेन का अगर हम यहाँ पे रासायनिक फॉर्मूला देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये क्या होता है, तो C3H8, क्या होगा बच्चों, C3H8। वहीं ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, C4H8।
10। क्या हो जाएगा? C4H10। यहाँ से कभी कभी ध्यान दीजिएगा, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। और यह ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं यह सैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कुछ आगे आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे नॉलेज आपको दिया जा रहा है। जैसे कि इसी चैप्टर से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, तो उन्हें आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ देता है पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, तो आप तो 3 अवस्थाएं तो जनरली जानते रहते हैं कि जो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था होती है। लेकिन इसके पास एक हमारी चौथी अवस्था आती है, जिसे आप ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाता है, तो उससे कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा स्टेट। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा स्टेट, यानी प्लाज्मा अवस्था। यह क्या होती है अवस्था? अगर हम बात करें, यह द्रव और गैसों की वह अवस्था होती है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित रहते हैं। क्या होते हैं? यह जो प्लाज्मा अवस्था होती है, यह आपकी द्रव एवं गैस की वह अवस्था होती है जो उच्च ताप पर परमाणु क्या होते हैं? आयनित रहते हैं। यानी आयनित का मतलब ये हो गया कि इनमें क्या होगा? यह आयन के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? आयन के फॉर्म में, यानी प्लस या फिर माइनस, यानी ये आयन के फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है ना? और ये ध्यान दीजिएगा कि यह विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो प्लाज्मा स्टेट होती है ना, यह आपके इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? गुड कंडक्टर, यानी सुचालक होते हैं। यह अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, तो यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों? अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यधिक प्रभावशाली, यानी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। एक अगली स्टेट होती है आपकी 5वीं स्टेट, जिसे हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन, यानी BEC। क्या होती है? BEC। यह स्टेट होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहा जाता है इसको बच्चों? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसको याद रखिएगा, यह एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था बच्चों उनका? सत्येंद्र नाथ बोस। तो इस सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, इन्होंने 1920 में, किस सन में बच्चों? 1920 में कुछ गणनाएं करके पदार्थ की यह 5वीं अवस्था की खोज की थी। ठीक है ना? तो यह कुछ अवस्थाएं होती हैं बच्चों, इनको जरूर आप याद रखिएगा। आपसे जैसे 3 अवस्थाएं तो आपको पता है, लेकिन यह प्लाज्मा स्टेट और BEC यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था भी पूछ ली जाती है। एक और होती है, आपको पता होना चाहिए कि एक और स्टेट हमारी पाई जाती है, जो हमारा क्या होता है बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें, कोलाइडल स्टेट। क्या होती है? कोलाइडल, यानी ये जो कोलाइडल स्टेट होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अगले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कोलाइडल स्टेट में कई सारे इफेक्ट देखने को आपको मिल जाते हैं। जैसे एक आप लोग पढ़ते हैं टेंडल इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? टेंडल इफेक्ट। तो यह टेंडल इफेक्ट जो होता है, यह कोलाइडल स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस टेंडल इफेक्ट के बारे में बच्चों क्या करेंगे? पढ़ेंगे, यह टेंडल इफेक्ट है क्या। इसमें और बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो हम अगले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।